हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। जो पेपर फर्स्ट है आपका फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, इसके टॉप 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। एग्जाम आपका 6 मार्च को लगा हुआ है, उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं। यहाँ पे पार्ट 5 क्यों लिखा है? क्योंकि इससे पहले 4 पार्ट 10-10 क्वेश्चंस का कलेक्शन चारों पार्ट में करवा दिया गया है। एक पार्ट होगा जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, टॉप लॉन्ग रहेंगे। बाकी आपके तीनों पार्ट्स में 10-10 क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो इस तरीके से हम लोग कम से कम 50 से 55 क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये जो इससे पहले 4 पार्ट करवा दिए गए हैं उनको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, प्लस मैराथन कर लीजिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा विज्ञान है अथवा कला? इसको स्पष्ट करना है, आपको इसको समझाना है कि शिक्षा क्या है, विज्ञान है अथवा कला है। चलिए समझते हैं। शिक्षा विज्ञान है अथवा कला, ये निश्चित करना, ये कह देना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। प्रश्न ये उठता है कि शिक्षा को हम विज्ञान की श्रेणी में रख दें या कला की श्रेणी में इसको देखा जाए। कुछ शिक्षा शास्त्री शिक्षा को विज्ञान मानते हैं, कुछ कहते हैं देखिए ऐसा है, ये जो शिक्षा है ना ये विज्ञान है, और कुछ कहते हैं जी नहीं आप गलत हैं, ये कला है। परंतु अधिकांश शिक्षा शास्त्री शिक्षा को ना तो विशुद्ध विज्ञान मानते हैं और ना ही विशुद्ध कला। इनके अनुसार शिक्षा जो है वो विज्ञान और कला दोनों ही है। सामान्यतः हम विज्ञान किसे कहते हैं पहले इसको समझिए। जब आप विज्ञान को समझ पाएंगे, जब आप कला को अलग समझ पाएंगे, तब आप समझ पाएंगे कि क्या विज्ञान और कला दोनों के गुण शिक्षा में मिल रहे हैं। अगर दोनों के गुण शिक्षा में मिल रहे हैं इसका मतलब शिक्षा विज्ञान भी है, शिक्षा कला भी है। सामान्यतः हम विज्ञान उसे कहते हैं जिसमें कुछ निश्चित नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, है ना, और उनमें समय, स्थान अथवा व्यक्ति भेद से कोई अंतर नहीं आता कि अगर ये सिद्धांत के अनुसार तुम सवाल हल कर रहे हो तो आंसर दूसरा आएगा, दूसरा हल कर रहा है तो आंसर दूसरा आएगा। नहीं, व्यक्ति भेद से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो विज्ञान के सिद्धांत होते हैं, जो उनके नियम होते हैं, इस प्रकार विज्ञान का उद्देश्य सत्य की खोज और तथ्यों का निरूपण करना है। इसमें नियम जो होते हैं वो बहुत ही दृढ़, कह सकते हैं मजबूत, अटल और अपरिवर्तनशील होते हैं। किसमें? विज्ञान में। अगर शिक्षा को देखा जाए तो इसके उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि आदि में भी नियमों का निर्धारण किया जाता है, और इन नियमों के निर्धारण के लिए वैज्ञानिक विधियों का सहारा भी लिया जाता है। इसलिए शिक्षा को विज्ञान के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान के प्रयोग से सार्थक परिणाम प्राप्त करना ही कला है। ज्ञान का प्रयोग किया जाए और फिर उसका रिजल्ट अच्छा आए, सार्थक आए, यही कला है। कला का अर्थ व्यवहारिक कुशलता से है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विज्ञान कार्य को सीखना, किसी भी कार्य को सीखना विज्ञान है, और कला क्या है? उस कार्य को व्यवहार में लाना, ये एक कला है। अगर आप कार्य को सीख रहे हैं मतलब वहां पे विज्ञान है, और जब आप उस कला को सीखने के बाद उसको अपने व्यवहार में लाते हैं तो ये क्या है? कला है। ठीक है, संक्षेप में कला का उद्देश्य विज्ञान के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में लागू करना है। कला का उद्देश्य क्या होता है? विज्ञान के जो सिद्धांत हैं उनको व्यवहारिक रूप में लागू किया जाए। उदाहरण के लिए जैसे एक जो डॉक्टर होता है, केवल वो औषधि शास्त्र को नहीं जानता, बल्कि एक मरीज को कैसे व्यवहार में लाना है वो ये कला भी जानता है। कला के नियमों का कोई बंधन नहीं होता। कलाकार स्वतंत्र होकर के बिना किसी नियंत्रण के अपनी इच्छा अनुसार रचना करता है। संगीत, काव्य, चित्रकारी, मूर्तिकला आदि को विशुद्ध कला कहा गया है। शिक्षा भी एक कला ही है, क्योंकि इसमें शिक्षक अपने विचारों और आदर्शों के अनुसार बालक के मानसिक पटल पर कई प्रकार के विचारों को अंकित करता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि शिक्षा विज्ञान एवं कला दोनों का संयोग ही है, संयोजन है, मिश्रण है। शिक्षा विज्ञान के रूप में परिणामों की व्याख्या और विशेष प्रबंधकीय समस्याओं के निराकरण के लिए मार्ग या सिद्धांत उपलब्ध करवाता है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा जो है वो कला के रूप में इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त करने के लिए चतुराई और प्रयत्नों का एक कुशलतम प्रयोग है। अतः कला और विज्ञान एक दूसरे से अलग न होकर के एक दूसरे के पूरक हैं
और इन दोनों को एक साथ मिलकर के आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये समझ रहे हैं कि विज्ञान जो शिक्षा है हमारी, वो कला और विज्ञान दोनों ही है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, हमने फटाफट इसको क्लियर किया। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है शिक्षा दर्शन के स्वरूप का वर्णन कीजिए। शिक्षा दर्शन का क्या स्वरूप है ये हमको समझाना है। शिक्षा और जीवन में कोई भिन्नता नहीं है। क्या? शिक्षा और जीवन में कोई भिन्नता नहीं है, वरन ये अभिन्न है, इनके बीच कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार दर्शन और जीवन में कोई भेद नहीं है। अतः इस दृष्टि से शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। शिक्षा में जब हम दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाते हैं तब शिक्षा दर्शन का जन्म होता है। शिक्षा में जब हम दार्शनिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं तब शिक्षा दर्शन का जन्म होता है। जब हम दर्शन के स्वरूप पर विचार करते हैं तो शिक्षा दर्शन दर्शन के विभिन्न विभागों में से एक विभाग माना जाता है। शिक्षा दर्शन जो है दर्शन के जितने भी विभाग हैं उनमें से ये एक विभाग है शिक्षा दर्शन। ठीक है, जब हम शिक्षा दर्शन पर विचार करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है जब हम दर्शन के स्वरूप पर विचार करते हैं, ठीक है, तो शिक्षा दर्शन दर्शन के विभिन्न विभागों में से एक विभाग माना जाता है। लेकिन जब हम शिक्षा दर्शन पर विचार करते हैं तो हमको शिक्षा दर्शन शिक्षा की एक शाखा के रूप में देखने को मिलता है। यहाँ पे ये है जब हम दर्शन के स्वरूप पर विचार कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है कि जो हमारा जो शिक्षा दर्शन है बाकी जितने भी विभाग हैं उनका एक विभाग है। लेकिन जब हम शिक्षा दर्शन पर विचार कर रहे हैं तो जो शिक्षा दर्शन है वो शिक्षा की एक शाखा के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। दर्शन में मौलिक सिद्धांतों की खोज की जाती है और उन सिद्धांतों को शिक्षा में व्यवहारत क्या होता है? ये वर्ड का मतलब होता है व्यवहार में लाया गया। जो भी कुछ हम व्यवहार में लाते हैं, अपने व्यवहार में लाते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, ठीक है, उसे व्यवहारत कहा जाता है, यानी कि व्यवहार में लाया गया। ठीक है, व्यवहारत किया जाता है, अपने उन सिद्धांतों को शिक्षा में लाया जाता है। इस प्रकार शिक्षा दर्शन में दार्शनिक सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहार किस प्रकार होता है और होना चाहिए ये बताया जाता है। दर्शन का वास्तविक कार्य शिक्षा की समस्याओं का समाधान खोजना है। शिक्षा का वास्तविक कार्य क्या है? शिक्षा की समस्याओं का समाधान खोजना। इस युक्ति से संपूर्ण दर्शन ही शिक्षा दर्शन है। जॉन डीवी के अकॉर्डिंग कहा गया है शिक्षा दर्शन में बाहर से सिद्धांत बना करके लागू नहीं किए जा सकते। जॉन डीवी क्या कहते हैं कि शिक्षा दर्शन में बाहर से सिद्धांत बना करके लागू नहीं किए जा सकते हैं। शिक्षा दर्शन में तो तत्कालीन सामाजिक जीवन की कठिनाइयों के प्रति उचित दृष्टिकोण बनाने की समस्या का स्पष्टीकरण होता है। अतः शिक्षा दर्शन को बाह्य सिद्धांतों का व्यवहारत रूप नहीं समझना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि शिक्षा दर्शन में बाहरी सिद्धांतों को व्यवहार में लाया गया है। इस प्रकार के डीवी के अनुसार दर्शन स्वयं ही शिक्षा का क्या है? सिद्धांतीकरण है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने क्या जाना कि शिक्षा दर्शन का क्या स्वरूप है। आगे बढ़ते हैं। जैन दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। जैन दर्शन का मूल्यांकन देखिएगा, मूल्यांकन करने के लिए हम गुण भी जानेंगे, दोष भी जानेंगे, विशेषताएं, जो भी जितना कुछ आपको आता है वो आप इसमें लिख देंगे। ठीक है, मैं हर एक क्लास में बोल रहा हूं कि आपको क्वेश्चन भटकाएगा, लैंग्वेज टफ होगी, आपको डराएगा, धमकाएगा, लेकिन आप उसके जो है धमकाने में नहीं आएंगे। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के उसका आंसर देंगे। जैन दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जो समाज, कर्म, व्यवहार, व्यवसाय, जीवन आदि के विचार से व्यक्ति को स्वयं और समाज दोनों के लिए हितकारी बनाए। क्या जैन दर्शन के अनुसार क्या है? जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा वो प्रक्रिया है, एजुकेशन वो प्रोसेस है जो समाज, कर्म, व्यवहार, व्यवसाय, जीवन आदि के विचार से व्यक्ति को स्वयं और समाज दोनों के लिए हितकारी बना दे। व्यक्ति खुद के लिए तो वो अच्छा बन ही जाए, समाज के लिए भी वो हितकर हो, समाज के हित में वो काम आए, काम करे। जैन दर्शन में शिक्षा के उद्देश्य मानव को व्यावहारिक जीवन में सफलता और मोक्ष प्राप्ति के लिए तैयार करना है। जैन दर्शन में शिक्षा का क्या उद्देश्य है कि मानव को व्यावहारिक जीवन में सफलता मिले और मोक्ष की प्राप्ति हो। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो जैन दर्शन पर आधारित शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में कैसे व्यवहार किया जाए यही सीखना और सिखाना है।
व्यक्तिगत जीवन में कैसे व्यवहार किया जाए और सामूहिक जीवन में कैसे व्यवहार किया जाए, यही सीखना और सिखाना है जैन दर्शन के अनुसार। जैन दर्शन में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए 5 महाव्रतों, ये 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? 5 महाव्रत हमारा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप ये समझ पाएं कि महाव्रत क्या होते हैं और कषाय क्या होते हैं। और ठीक है, ये आपको जरूरी नहीं कि आप इनको रटें और एग्जाम में लिखें, आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। जैन दर्शन में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए 5 महाव्रतों के पालन और 4 कषायों के परित्याग का उपदेश दिया गया है। पालन किनका करना है? सत्य का पालन करना है, विचार, वाणी और व्यवहार में सत्य का पालन करना, ठीक है, यानी कि जो झूठ है उसका परित्याग करना है। अहिंसा की बात की गई है। अहिंसा का मतलब क्या होता है? मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट और पीड़ा न पहुंचाना और ना ही किसी की हिंसा करना। अस्तेय का मतलब क्या होता है? अस्तेय का अर्थ है वस्तु अथवा विचार, किसी की भी चोरी न करना, किसी की वस्तु की चोरी न करना। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक सामग्री का कलेक्शन ना करना। आवश्यकता से अधिक जो भी चीज है उसको कलेक्शन ना करना, संग्रहण ना करना। उसका जितनी जरूरत है चीज उतनी आपके पास जो है संग्रहण उसका होना चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? इंद्रिय भोग और नियंत्रण, इंद्रिय भोग पर नियंत्रण और साथ ही सभी कामनाओं वासनाओं का त्याग, ये ब्रह्मचर्य होता है, का पालन किया जाए। और जो 4 कषाय हैं, जैसे क्रोध से आप क्रोध का परित्याग करें, लोभ का परित्याग करें, किसी से मोह माया न रखें, अहंकार आपके अंदर नहीं होना चाहिए, ये उपदेश दिया गया है। यदि वर्तमान युग के शिक्षक और शिक्षार्थी इसका एक अंश मात्र ही अपना लें, अगर आजकल के शिक्षक शिक्षार्थी इनमें से एक भी चीज को ठीक से अपने जीवन में उतार लें तो शिक्षा जगत की आदि समस्याओं का तो हल अपने आप हो जाएगा। सत्य जीवन यानी कि सत्य की राह पर चलने वाला हमारा जीवन की इस शिक्षा, इस दर्शन का सबसे बड़ी विशेषता है। जैन दर्शन कठोर अनुशासन में विश्वास करता है, ठीक है। जैन दर्शन व्यक्ति को जितेंद्रिय बनाने का प्रयास करता है और आत्म प्रेरित अनुशासन पर बल देता है। यदि कभी शिक्षार्थी, देखिए हमने यहाँ पे इसको 2-2 लाइन में इसलिए लिखा है ताकि आप इसको समझ पाएं, ठीक है। आप इसको वहां पे पैराग्राफ में लिखिएगा, कम से कम 4-6 लाइन का पैराग्राफ बना के लिखिएगा। जैन दर्शन कठोर, जैन दर्शन कठोर अनुशासन में विश्वास करता है। जैन दर्शन व्यक्ति को जितेंद्रिय, ये तो लाइन हो गई। यदि कभी शिक्षार्थी से कोई भूल हो जाए तो उसे प्रायश्चित करने का अवसर देना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि जैन दर्शन वास्तविक अनुशासन का पक्षधर है। परंतु क्या? स्त्री शिक्षा और कलाओं उद्योगों की शिक्षा हेतु विद्यालयों के संगठन के बारे में जैन दर्शन बिल्कुल मौन है, कुछ नहीं कहता इसके बारे में। इस संदर्भ में वे आज हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकते, परंतु जो प्रासंगिक है वह अवश्य लेना चाहिए। जैन दर्शन एक धर्म निरपेक्षवादी दर्शन है, अतः सिर्फ अपनी बात कहता है, दूसरों की आलोचना नहीं करता। इनकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सत्य जीवन की प्राप्ति है। उसी की प्राप्ति के लिए शिक्षा व्यवस्था का पूरा ढांचा तैयार किया है। वर्तमान भारत में उसका शैक्षिक चिंतन काफी प्रासंगिक भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने क्या जाना? ये हमने जैन दर्शन का मूल्यांकन समझा, ठीक है। जैन दर्शन का मूल्यांकन किया, हमने जैन दर्शन की विशेषताओं को जाना, हमने जैन दर्शन की कमियों को जाना। प्रकृतिवाद के कौन कौन से रूप हैं वर्णन कीजिए। अब प्रकृतिवाद के रूपों को हम समझेंगे, कौन कौन से रूप हैं। देखिए, दार्शनिक सिद्धांतों की दृष्टि से प्रकृतिवाद के 3 रूप हैं। नंबर 1 तो पदार्थवादी प्रकृतिवाद, दूसरा यंत्रवादी प्रकृतिवाद और तीसरा है जैविक प्रकृतिवाद। जो हमारा पदार्थवादी प्रकृतिवाद है, इसमें क्या कहा गया है? यह देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है। यह सिद्धांत मानव क्रियाओं, व्यक्तिगत अनुभवों, संवेगों, अनुभूतियों आदि की भौतिक विज्ञान से व्याख्या करना चाहता है। यह भौतिक विज्ञान के द्वारा समस्त जगत की व्याख्या करना चाहता है। इसका शिक्षा के क्षेत्र पर विशेष प्रभाव नहीं है। देखिए, हमारे सारे ही क्वेश्चंस एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। सारी क्लासेस में एक से बढ़कर एक क्वेश्चन हम आपको देख रहे हैं। आपको 90% आने का एक मूल मंत्र बताऊं 1 सेकंड में। पहली बात तो हमारी इस पेपर की, पेपर 1 जो है, इसकी हमने मैराथन कराई है पूरी किताब की, 2-2.5 घंटे क्लास है। आप उसको कर लीजिए,
एक बात हो गई हमारी, मैराथन कर लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक कुछ ना पढ़ा तो सिर्फ अगर एक दिन का आपके पास समय है तो आप क्या करें, ये तो मैराथन कर लीजिए। दूसरी बात, हमने जितने भी इसके, ये 5वीं क्लास है क्वेश्चन आंसर की, इससे पहले जो 4 क्लासेज करवाई हैं प्लस ये 5 प्लस और जो भी 10-20 क्वेश्चन हम दे दें कल तक, वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। सिर्फ ये 2 चीजें अगर आप कर लेंगे तब भी आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है, इतना कर लीजिएगा। दूसरा है यंत्रवादी प्रकृतिवाद। यंत्रवादी प्रकृतिवाद का मतलब यह है, यंत्रवादी प्रकृतिवाद का आशय प्रकृतिवाद के उस स्वरूप से है जो समस्त विश्व को एक ऐसे यंत्र के रूप में देखता है जो कि पदार्थ से बनता है। इसके अनुसार मनुष्य एक मशीन है जिसमें कुछ सरल क्रियाएं होती हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार किताबों से अर्जित किया गया ज्ञान शिक्षा नहीं है। क्या क्या कहा इन्होंने? किताबों से अर्जित किया गया ज्ञान शिक्षा नहीं है। जो किताबों से आपने ज्ञान अर्जित किया है वो शिक्षा नहीं है। फिर क्या है? अरे असली शिक्षा तो वो है जो प्रकृति की गोद से प्राप्त हुई है, जो हमने नेचर से सीखा है। यही शिक्षा जीवन को सुखमय बनाती है, ऐसा मानते हैं कौन? हमारा प्रकृतिवादी। जैविक प्रकृतिवाद व्यवहारवादी मनोविज्ञान को इसी विचारधारा ने जन्म दिया। प्रकृतिवाद के इस रूप शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक प्रभाव, इस रूप ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक प्रभाव डाला है। जैविक प्रकृतिवाद में क्या कहा गया है? ये विचारक मनुष्य की नैसर्गिक शक्तियों के नैसर्गिक विकास के पक्ष में है। ये मनुष्य को अपने जीवन की रक्षा करने में सक्षम कर देना चाहते हैं और इसके लिए उसे अपने पर्यावरण के अनुसार बनाने पर बल देते हैं कि उसे अपने पर्यावरण के अनुसार बनाया जाए। शिक्षा व्यक्ति को बाहरी पर्यावरण के साथ समायोजन है। चार्ल्स डार्विन ने विकास की प्रक्रिया में अस्तित्व के लिए संघर्ष और उपयुक्ततम की विजय के सिद्धांतों को महत्वपूर्ण माना है। इसके अनुसार आत्मसंरक्षण ही प्राकृतिक जगत में सबसे बड़ा नियम है। तो इस तरीके से ये प्रकृतिवाद के 3 रूप हैं जो आप पढ़ करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। जो प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन है उसका मूल्यांकन करने के लिए हम गुण और दोष पढ़ेंगे। निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजनवाद का सराहनीय योगदान रहा है, परंतु फिर भी इसका सैद्धांतिक मूल्यांकन अनिवार्य है। इसके लिए प्रयोजनवाद के गुण दोषों का उल्लेख करना भी आवश्यक है। गुण क्या है इसके? नंबर 1 तो यह सामाजिक और जनतांत्रिक शिक्षा है क्योंकि यह स्वतंत्रता, समानता आदि गुणों का विकास करती है। ठीक है। प्रयोजनवाद विचार की बजाय क्रिया को अधिक महत्व देता है। जो प्रयोजनवाद है इसके गुण क्या हैं? इसकी क्वालिटीज ये हैं कि ये विचार की बजाय क्रिया को अधिक महत्व देता है। यह बाल केंद्रित शिक्षा है। बालक का व्यक्तित्व, उसकी आवश्यकताएं, उसके अनुभव शिक्षा प्रक्रिया की विषय वस्तु है। प्रयोजनवाद ने शिक्षा को वर्तमान परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुकूल नया रूप प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्रयोजनवाद ने शिक्षा के सहयोग से बालक को व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करना, उसके व्यक्तित्व के विकास की सही शिक्षा समझी है। इन्होंने शिक्षा को जो योगदान दिया है उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण देन प्रोजेक्ट पद्धति है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन की बिल्कुल नई व्याख्या प्रस्तुत की। ये तो इनके गुण हो गए। किसके गुण? प्रयोजनवाद के। अब प्रयोजनवाद के अंदर कुछ कमियां भी हैं। जहां एक और प्रयोजनवाद में उपयुक्त वर्णित गुण हैं, वहीं दूसरी ओर अन्य विभिन्न प्रणालियों के ही समान प्रयोजनवाद में कुछ दोष भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। क्या कमियां हैं इसमें? कमियां जान लेते हैं। कमियां ये हैं, पहली तो है शाश्वत मूल्यों की उपेक्षा की गई है। क्या किया गया है? जो शाश्वत मूल्य है उनकी उपेक्षा। प्रयोजनवाद किसी भी पूर्व निश्चित आदर्शों अथवा चिरंतन मूल्यों को नहीं मानता और आध्यात्मिक जगत की उपेक्षा करता है। इसका अर्थ यह है कि उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही अपने मूल्यों का सृजन करता है जो उसके साथ ही समाप्त हो जाते हैं। यह इस वाद की बहुत बड़ी कमी है। शिक्षा के कोई निश्चित उद्देश्य नहीं। प्रयोजनवाद के अनुसार यह जगत और उसकी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, अतः शिक्षा के उद्देश्य भी निर्माणावस्था में है। कोई पूर्व निश्चित उद्देश्य नहीं है। इस रूप में यह वाद शिक्षा को ही निरुद्देश्य बना देता है। दूसरी बात, बालक, आपने इसको समझा कि शिक्षा के कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। बालक अनुभव का केंद्र है। प्रयोजनवाद में बालक को अनुभव का केंद्र माना गया है। प्रयोजनवाद में क्या है? बालक को अनुभव का केंद्र माना गया है, जिसका अर्थ यह है कि वह केवल सामाजिक है।
उसका कोई आत्मिक या आध्यात्मिक पक्ष नहीं है। यह विचार कैसा है? भ्रामक है। सत्य को परिवर्तनशील मानना अनुचित है, ये भी इसकी कमी है। प्रयोजनवादी सत्य को भी परिवर्तनशील मानते हैं। वो कहते हैं जो सत्य है वो भी बदलता रहता है, जो कि बिल्कुल अनुचित बात है। मतलब इनका अकॉर्डिंग ये बात है कि जो ट्रूथ है, जो सच है, वो भी समय आने पर बदल जाता है। ये अनुचित है। सत्य परिवर्तनशील नहीं माना गया है, बल्कि सत्य से संबंधित विचारों में परिवर्तन आता रहता है। विचारों में परिवर्तन होता है, बल्कि सत्य में परिवर्तन नहीं होता है। भूतकाल की उपेक्षा की गई है इसमें, ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। प्रयोजनवादी विचारधारा अतीत की पूर्ण उपेक्षा करता है, जो समय बीत गया उसकी पूर्ण उपेक्षा करता है, और वर्तमान एवं भविष्य को महत्वपूर्ण समझती है। किंतु जैसा कि हम सब जानते हैं कि अतीत का ज्ञान प्राप्त किए बिना वर्तमान को समझना भी तो कठिन है। अगर हमने भूत को नहीं समझा, बीते हुए समय से हमने नहीं सीखा, तो भविष्य को हम उजागर नहीं कर सकते। अतः अतीत की उपेक्षा करना इस विचारधारा की भारी भूल है। ये इसके दोष है, इसके अंदर कमी है ये प्रयोजनवाद की। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रयोजनवाद न शिक्षा को अनेक नवीन विचार दिए हैं, और इसके कारण शिक्षा जगत में क्रांति प्रारंभ हो गई है, और शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया है। तो ये हमने समझा कि जो प्रयोजनवाद है उससे उसका मूल्यांकन हमने कर लिया। मूल्यांकन के लिए हमने गुण को पढ़ लिया और दोष को पढ़ लिया, समझ आ गया कि इसमें क्या उचित है क्या अनुचित है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कहता है, क्या कहता है कि टैगोर के विश्व भारती विश्वविद्यालय का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। टैगोर का जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है उसका संक्षिप्त वर्णन करना है हमें, छोटा सा। संक्षिप्त का मतलब छोटा सा। और शांति निकेतन की जो स्थापना की गई उसके उद्देश्य बताने हैं। चलिए भाई इसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय का संक्षिप्त वर्णन है ये। देखिए, सन 1862 ईस्वी में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आध्यात्मिक साधना के लिए बंगाल में बोलपुर के पास कलकत्ता से लगभग 100 मील की दूरी पर नगर के कोलाहल से दूर शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थान पर एक आश्रम की स्थापना की। फिर क्या हुआ, सन 1901 ईस्वी में टैगोर ने वहीं शांति निकेतन विद्यालय भी स्थापित किया। टैगोर ने अपने विद्यालय की स्थापना के लिए स्थान चुनने के विषय में लिखा कि मेरे मन में एक आदर्श विद्यालय का रूप था जिसमें घर और मंदिर की एक साथ अनुभूति होनी चाहिए, जहां शिक्षण उपासना युक्त जीवन का एक अंग बन सके। मैंने इस स्थान को चुना जो नगर के सभी आकर्षणों और विकृतियों से दूर था, जहां का वातावरण एक पवित्र जीवन महर्षि देवेंद्रनाथ की स्मृति से व्याप्त था, जिसने परमात्मा के सानिध्य में अपने दिन बिताए थे। तो ये था इनका विश्वविद्यालय जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय का संक्षिप्त वर्णन, छोटा सा वर्णन। अब बात करते हैं जो इनका शांति निकेतन की स्थापना थी उसके पीछे उद्देश्य क्या थे, इसको समझते हैं। शांति निकेतन की स्थापना के उद्देश्य ये थे, बालकों को जहां ऐसी शिक्षा दी जा सके जो प्रकृति से जो है अलग ना हो, और बच्चे परिवार के वातावरण का अनुभव भी कर पाएं, जहां बालक स्वतंत्रता, पारस्परिक विश्वास और उल्लास का अनुभव करें। बालकों में भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सके। यहाँ सभी छात्रों को अपना कार्य स्वयं करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। 5 बजे सुबह से कार्य आरंभ हो जाता है। 6:30 बजे तक सफाई का काम समाप्त हो जाने के पश्चात 2 घंटे अध्ययन का काम चलता है। दोपहर को मध्यावकाश हो जाता है। उसके पश्चात भारतीय नृत्य, संगीत, शारीरिक व्यायाम, खेलकूद आदि की व्यवस्था है। शिक्षक और छात्रों के संबंध बड़े मधुर हैं। ये इनका शांति निकेतन की स्थापना जो थी उसके पीछे के उद्देश्य थे। तो हमने इनके विश्व भारती विश्वविद्यालय और जो है शांति निकेतन को समझ लिया। अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के अनुसार मानव निर्माण की शिक्षा क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे सुपर क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मानव निर्माण शिक्षा का क्या अर्थ है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। समझते हैं क्या है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। मानव निर्माण शिक्षा का क्या अर्थ है। स्वामी विवेकानंद का लक्ष्य क्या था? धर्म, अध्यात्म, दर्शन और मानवीय गुणों से परिपूर्ण एक पूर्ण मानव का निर्माण करना। स्वामी विवेकानंद का लक्ष्य था कि धर्म, अध्यात्म, दर्शन और मानवीय गुणों से परिपूर्ण एक पूर्ण मानव का निर्माण करना। इसलिए उन्होंने जो भी उपदेश दिए और जिस प्रकार की जीवन पद्धति अपनाने पर बल दिया, लगभग वे समस्त क्रियाएं उनके मानव निर्माण के लक्ष्य की ओर समर्पित भी हैं। अतः शिक्षा से संबंधित उसकी समस्त गतिविधियां
मानव निर्माण शिक्षा के अंतर्गत आ जाती हैं। उनके स्वामी विवेकानंद के अनुसार दी गई जितने भी शिक्षा से संबंधित गतिविधियां हैं वो सभी मानव निर्माण शिक्षा के अंतर्गत आ जाती हैं। मानव निर्माण से उनका तात्पर्य मनुष्य का सर्वपक्षीय शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक एवं संतुलित विकास करना है। इसीलिए स्वामी जी ने शिक्षा का तात्पर्य अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति भी बताया है। शिक्षा द्वारा जब मनुष्य, देखिए आप एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हैं, कम से कम 3-3, 4-4 लाइन का पैराग्राफ बना के भी लिख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। शिक्षा द्वारा जब मनुष्य अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तब उसके अंदर ऐसी अलौकिक शक्ति उत्पन्न होती है जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को प्रभावित भी कर सकता है। स्वामी जी इसी को व्यक्तित्व एवं चरित्र का विकास भी कहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने मानव निर्माण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के विभिन्न पक्षों पर भी विचार किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद एक सच्चे वेदांती के समान मानव मात्र में आस्था रखते थे। उनका विचार है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली जीव आत्मा की प्रतिष्ठा करने से ईश्वर की पूजा होती है। वैसे तो लगभग सभी प्राणी ईश्वरोपासना हैं और ईश्वरोपासना, ईश्वर की उपासना करने वाले जैसे मंदिर हैं, परंतु उन सभी प्राणियों में जो उच्चतम होने के कारण उच्चतम मंदिर है, उन सभी प्राणियों में मनुष्य उच्चतम प्राणी होने के कारण उच्चतम मंदिर भी है। स्वामी जी के अनुसार जिस क्षण हम यह अनुभव कर लेते हैं कि मानव शरीर में ईश्वर विद्यमान है और प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर के समान सम्मान देना भी शुरू कर देते हैं, उसी क्षण हमें ईश्वर के दर्शन भी हो जाते हैं। स्वामी जी की मानव मात्र को देखने की यह दृष्टि वेदांत दर्शन की ही देन है। वेदांती भी संसार के सभी मानवों को ब्रह्म के समान ही मानते हैं। तो ये हमने समझा मानव निर्माण शिक्षा किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। फ्रेरे के पाठ्यक्रम संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। देखिए पालो फ्रेरे के पाठ्यक्रम संबंधी क्या विचार है? उनका विचार यह है, नंबर 1 तो सरल करके पढ़ाइए बच्चों को। फ्रेरे के अनुसार ऐसे विषय जिनमें बालक फेल हो जाते हैं, जैसे गणित हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, शिक्षक को क्या करना चाहिए कि इन विषयों को सरल करके पढ़ाना चाहिए। पाठ्यक्रम का पुनर्गठन पर उन्होंने बात की। पालो फ्रेरे ने पाठ्यक्रम को पुनर्गठित करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कहा कि दार्शनिकों, कला शिक्षकों, भौतिक विज्ञानों, समाजशास्त्रियों की सहायता की जरूरत है। पाठ्यक्रम को विस्तृत और उपयोगी बनाने के लिए इनकी सहायता कारगर सिद्ध होगी। शिक्षा, कला, नीति शास्त्र, काम वासना, मानव अधिकार, खेल, सामाजिक वर्ग, भाषा, दार्शनिक विचारधारा जैसी ज्ञान की शाखाओं पर चर्चा होनी चाहिए, जिससे पाठ्यक्रम की पुनर्रचना ठीक से हो सके। विभिन्न विद्वानों के विचारों को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहते थे आपके पालो फ्रेरे जो थे वो सार्त्र, एरिक फ्रॉम, माओ, मार्टिन लूथर किंग के विचारों को पाठ्यक्रम का अंग बनाना चाहते थे। फ्रांस फ्रेनेल की पुस्तक संसार के अभागे लोग से वे बहुत प्रभावित हुए थे। समाजवाद, साम्यवाद और प्रजातंत्र की बात करते थे। पाठ्यक्रम में समाजवाद व साम्यवाद के विचारों को आदरणीय स्थान देना चाहिए। फिर फ्रेरे लोकतंत्र के वास्तविक स्वरूप को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहते थे, न कि उसके वर्तमान विकृत रूप को। तो ये था पालो फ्रेरे का पाठ्यक्रम संबंधी विचार। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट, शिक्षा को प्लेटो की क्या देन है? प्लेटो ने शिक्षा को क्या दिया है, हम इसको समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लेटो की शिक्षा को देन। देखिए प्लेटो ने शिक्षा में आदर्शवादी दृष्टिकोण का समावेश किया, इसलिए उसने व्यक्ति और समाज के समक्ष सत्यम, शिवम और सुंदरम के समन्वय का आदर्श भी रखा। उसने शिवम पर अधिक बल दिया। शिक्षा में खेल विधि का मूल प्लेटो में पाया जाता है। प्लेटो ने बताया कि खेल में बालक अपने आप को स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करता है। प्लेटो ने शिक्षा को बुद्धि विभेद के आधार पर देने की योजना प्रस्तुत की। इस प्रकार उसने बालक की शिक्षा को मनोविज्ञान आधार प्रदान किया। प्लेटो स्त्री व पुरुष की समानता की घोषणा करने वाला प्रथम विचारक था। शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य है, यह सिद्धांत जो था वो प्लेटो की ही देन है। ठीक है, तो ये प्लेटो ने जो शिक्षा को दिया वो हमने समझा। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है
कि यथार्थवाद का मूल्यांकन कीजिए। यथार्थवाद की कमियां, यथार्थवाद के दोष, है ना, उसके गुण, इन सबको हम समझेंगे। इसमें यथार्थवाद का मूल्यांकन करना है। यथार्थवाद वह दार्शनिक विचारधारा है जो प्रत्यक्ष ज्ञान को ही सत्य मानती है। इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जीवन को पूरी तरह सुखद बना करके जीवन व्यतीत करने से है। इस दर्शन के उचित मूल्यांकन के लिए हमें सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष अर्थात गुण और दोष दोनों का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। इस दर्शन की प्रमुख देन इस प्रकार है। नंबर 1 तो यथार्थवादियों ने शिक्षा को आदर्शवाद के बंधनों से मुक्त करके वास्तविकता के धरातल पर स्थापित किया, जिसके फलस्वरूप अव्यवहारिक शिक्षा का स्थान व्यवहारिक शिक्षा ने ले लिया। एक शिक्षा दर्शन के रूप में यह हमें मनुष्य की जन्मजात शक्तियों से परिचित कराता है। कौन? यथार्थवाद। और यह मानता है कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। यथार्थवादियों ने प्रत्येक जाति व वर्ग के बालक बालिकाओं को समान रूप से शिक्षा देने के लिए सार्वभौमिक शिक्षा, सह शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया, जिसे आज के आधुनिक युग में भी स्वीकार किया गया है। यथार्थवादी पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों पर बल दिया गया है। जो यथार्थवादी पाठ्यक्रम है इसमें वैज्ञानिक विषयों पर बल दिया गया है। आज के युग में भी यह एक स्वीकृत तथ्य है कि बिना विज्ञान के शिक्षा का विकास संभव नहीं है। ठीक, तो ये तो हो गए इसके गुण यथार्थवाद के। अब हम बात करेंगे यथार्थवाद की देने जो है वो तो प्रशंसनीय है। जो यथार्थवाद ने दिया है वो तो भाई प्रशंसा के लायक है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। जैसे यह भौतिक जगत को सर्वाधिक महत्व देता है। कौन? यथार्थवाद। परंतु प्रश्न उठते हैं, भौतिक जगत के पीछे क्या कोई शक्ति नहीं है? क्या इसकी स्वतः सत्ता है खुद की अपनी? सृष्टि की सीमा क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर यह दर्शन संतोषजनक रूप से नहीं दे पाता। यथार्थवादी वस्तुनिष्ठ होने का दावा करते हैं। ज्ञान में वस्तुनिष्ठा निजी ज्ञान की साझेदारी के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ज्ञान सदा व्यक्तिनिष्ठ ही होता है। यथार्थवादी प्यारे दोस्तों, अगर यहां तक आप आ गए हैं और बिना लाइक बिना कमेंट चले जाएं तो हमारी मेहनत कहां तक सफल होगी। हम जो इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है, ताकि इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस मिले और आप अच्छा कर पाएं। विदाउट लाइक, बिना लाइक आप प्लीज नहीं जाएंगे। वीडियो को एक लाइक एक कमेंट आपसे जरूर चाहिए। आपके कमेंट का दिल से स्वागत है। यथार्थवादी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सत्य की ज्ञान की उत्पत्ति की बात करते हैं। फिर भ्रम कैसे पैदा हो जाता है, त्रुटिपूर्ण ज्ञान कहां से आ जाता है, इनका उनके पास कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। यथार्थवादी लोकोत्तर या ईश्वरीय सत्ता का अस्तित्व नहीं मानते। प्रश्न उठता है कि अगर उसकी सत्ता ही नहीं तो उन्हें इसकी जानकारी कैसे हुई। ये सब जो है वो कमियां हैं। और नोट्स के लिए आप हमें यहाँ मैसेज कर सकते हैं अभी भी, ठीक है, और नोट्स आप ले सकते हैं। तो ये हमने समझा यथार्थवाद जो है उसका मूल्यांकन हमने किया। टॉप 10 क्वेश्चंस थे। पार्ट हमारे 5 हो चुके हैं। 5 में 50 का मतलब ये है कि आपको हमने 45 क्वेश्चंस का कलेक्शन दे दिया है। टॉप 10 45 क्वेश्चंस आपको हम दे दिए हैं, ठीक है। और सारी पार्ट्स को आप देख लीजिए, मैराथन देख लीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। बिना लाइक बिना कमेंट नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।